हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी रिसेप्टर। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्विनोलोन्स एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स, जो कि हमारा फार्माकोलॉजी थर्ड सेमेस्टर 6 बी फॉर्म का टॉपिक है, यूनिट 2 का टॉपिक है और ये एंटीबायोटिक से बिलोंग करता है। अब देखते हैं, सबसे पहले हम क्विनोलोन्स के बारे में देखेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे फ्लोरोक्विनोलोन्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम क्विनोलोन्स को समझते हैं, थोड़ा सा प्रयास करते हैं समझने का। देखो, इसमें एक चीज और देख लो, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है क्विनोलोन्स और फ्लोरोक्विनोलोन्स में। थोड़ा सा अब देखो, पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं, यहाँ पे रीड करेंगे। पहला पॉइंट हमारा क्या है? फ्लोरिनेशन ऑफ द क्विनोलोन स्ट्रक्चर एट पोजीशन 6। ठीक है, ये हमारा नैलिडिसिक एसिड का स्ट्रक्चर है। क्लियर? नैलिडिसिक एसिड का स्ट्रक्चर है। इसमें लिखा है फ्लोरिनेशन ऑफ क्विनोलोन स्ट्रक्चर एट पोजीशन 6 एंड इंट्रोडक्शन ऑफ पाइपरजीन सब्स्टिट्यूशन एट पोजीशन नंबर 7, रिजल्ट कॉल्ड फ्लोरोक्विनोलोन। दिस इज FQ। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जो क्विनोलोन्स है उसमें आपकी एक एंटीबायोटिक है, उसका नाम है नैलिडिसिक एसिड। ठीक है, नैलिडिसिक एसिड इज ए क्विनोलोन एंटीबायोटिक। अब देखो, इसके स्ट्रक्चर में हमें क्या करना है, एक तो जो हमारा पोजीशन नंबर 6 है वहां पे क्या करना है, फ्लोरिनेशन करना है। ये वाला पॉइंट है हमारा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, फ्लोरिनेशन करना है। क्लियर? और जो सेकेंड हमारा पॉइंट क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइपरजीन सब्स्टिट्यूशन एट पोजीशन नंबर 7। अब ये 6 है हमारा, तो पोजीशन नंबर 7 ये हमारा हुआ। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें करना है पाइपरजीन सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? पाइपरजीन सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब ये जो स्ट्रक्चर है हमारा बन गया सिप्रोफ्लॉक्सासिन। क्लियर? आ गया समझ में? आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि केमिकली स्ट्रक्चर में बेसिक अंतर क्या है। हमें 6 पोजीशन पे फ्लोरिनेशन कर देना है, 7th पे पाइपरजीन सब्स्टिट्यूशन, पाइपरजीन रिंग को ऐड कर देना है। क्विनोलोन्स हमारा बन जाता है फ्लोरोक्विनोलोन्स। ठीक है, पहले नैलिडिसिक एसिड था, वो चेंज हो गया सिप्रोफ्लॉक्सासिन में। अब देखते हैं भाई, नैलिडिसिक एसिड को पहले देखेंगे। एक्ट अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, किसके अगेंस्ट में काम करता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में करता है। लाइक आपका इकोलाई है, प्रोटियस है एंड सीजेला है, इसके अगेंस्ट में काम करता है। अगर हम फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल की बात करें तो ओरल एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन इसकी जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है काफी अच्छी है, काफी ज्यादा है। जब प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा होगी तो उसका टी-हाफ भी थोड़ा सा ज्यादा होता है, बॉडी में रिटेंशन टाइम ज्यादा हो जाएगा। एक्सक्रीटेड यूरिन से इसका एक्सक्रीशन हो जाता है और टी-हाफ इसका नियरली 8 आवर्स है। क्लियर? अब थोड़ा सा हम ADR की बात करें, अगर एडवर्स इवेंट की बात करें कि जो हमारा फ्लोरोक्विनोलोन्स है उसका, सॉरी जो हमारा क्विनोलोन्स में नैलिडिसिक एसिड है उसका साइड इफेक्ट क्या होगा? GI अपसेट, लाइक आपका डायरिया की दिक्कत हो सकती है, स्टमकिंग की दिक्कत हो सकती है, एब्डोमिनल अपसेट हो सकता है। उसके बाद आपका हेडेक हो सकता है, ड्राउजीनेस की दिक्कत आ सकती है, वर्टिगो, चक्कर आ सकते हैं। विजुअल डिस्टर्बेंस बहुत बड़ी दिक्कत है इसकी, आंखों में आपका धुंधला हो सकता है या फिर ब्लड विजन की दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा हीमोलिसिस की दिक्कत आ सकती है, जो आपका होता है G6PD डिफिशियंसी। ठीक है, नैलिडिसिक एसिड के केस में क्या होता है, G6PD डिफिशियंसी हो जाती है, इसके कारण हीमोलिसिस की दिक्कत आती है। अगर हम इसके यूज की बात करें तो यूरिनरी एंटीसेप्टिक है। नैलिडिसिक एसिड इज ए यूरिनरी एंटीसेप्टिक एंड दूसरा यूज इसका बहुत अच्छा है कि हम इसको एज ए एंटी डायरियल की तरह यूज करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड फ्लोरोक्विनोलोन। अब दोस्तों प्रयास करेंगे कि फ्लोरोक्विनोलोन्स या फिर क्विनोलोन जो हमारी एंटीबायोटिक कैटेगरी की हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और जो हमारी एंटीबायोटिक्स हैं इस कैटेगरी में वो कैसे काम करती हैं, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। हमारे पास क्या है भाई, एक बैक्टीरिया है हमारे पास, इन दी सेंस ऐसी बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी में इंटर कर गई है और बहुत सारा इन्फेक्शन कॉज कर रही है। उसके पास अपना एक सर्कुलर DNA है। बैक्टीरिया ऑलवेज है सर्कुलर DNA। अब क्या होता है भाई, DNA है डबल हेलिक्स। ठीक है, अब जो डबल हेलिक्स DNA उसमें क्या है, हमारा हेलिकेज एंजाइम है, एज यू नो। ठीक है, हेलिकेज एंजाइम है। अब हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, जो डबल स्ट्रैंड हमारा DNA है उसको कन्वर्ट करता है, तोड़ता है, ब्रेक करता है सिंगल स्ट्रैंड में। ठीक है, और जो उसके बीच में लाइक दिस यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको भी ब्रेक करता है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि रिप्लिकेशन फॉर्क मतलब कुछ तो यहाँ पे अटैच रह गया, और क्योंकि जो बैक्टीरियल DNA वो कंप्लीटली सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट नहीं होता है, तो कुछ तो ये चेंज हो गया और कुछ वहां पे लगा रहता है और वहां पे DNA पॉलीमरेज आता है और दोबारा सिंथेसिस होती रहती है एक कंप्लीमेंट्री कॉपी की। अब जब रेप्लिकेशन फॉर्क के बाद हमारा क्या हुआ, DNA पॉलीमरेज लग गया। DNA पॉलीमरेज लगने के बाद क्या हुआ, DNA के पास में
कि भाई डीएनए ने अपनी एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बना ली टू ओरिजिनल डीएनए। क्लियर? क्योंकि उसको सैनिटाइज करना है आगे सर्वाइवल के लिए, बैक्टीरिया के लिए, ये बैक्टीरिया के अंदर चल रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हमने यहाँ से ब्लू से इंडिकेट किया है, रिप्रेजेंट किया है कि डीएनए ने अपना क्या किया, एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बना ली एक स्ट्रैंड से, जो कि हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वहाँ पे। अब क्या हुआ, जो डीएनए की हमारी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनी है उसके बैक्टीरिया के पास में, अब वहाँ पे पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग चालू हो गई। क्या हुआ? पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ज्यादा कंडेंस्ड पास बिल्कुल जुड़ गए, आगे गुच्छे के फॉर्म में हो गया। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग इन द बैक्टीरिया। देन हमारा क्या हुआ, द प्रेजेंस ऑफ डीएनए गैरेज और टोपोआइसोमरेज सेकेंड, क्या हुआ, जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग है वो चेंज हो गई नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में डीएनए बैक्टीरिया के अंदर। अब हमारा क्या हुआ, जो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग है, अब उससे क्या हुआ, बैक्टीरिया ने क्या किया, इनिशिएशन ऑफ डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स, मतलब जब नेगेटिव सुपर कॉइलिंग हो गई बैक्टीरिया के अंदर तो उसने अपना डीएनए मॉलिक्यूल्स को बनाना चालू कर दिया। जो डीएनए का डॉटर मॉलिक्यूल्स है उसको बनाना चालू कर दिया, क्योंकि उसको अपने सर्वाइवल के लिए अपनी स्पीसीज को बढ़ाना है, डीएनए की सिंथेसिस करना है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना है और बहुत सारी चीजें, इससे अपना उसको जीवन यापन करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डीएनए मॉलिक्यूल्स बन गए प्रेजेंस ऑफ टोपोआइसोमरेज फोर्थ। अब उसके बाद हमारा बैक्टीरिया ग्रोथ कर गई। ठीक है, ये तो इसका एक जनरल मैकेनिज्म था कि बैक्टीरिया ग्रोथ कैसे कर रही है। अब जो हमारी फ्लोरोक्विनोलोन्स हम देखेंगे वो कहाँ पे इन्वेट कर रही है भाई। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं भाई। बैक्टीरिया था भाई, सर्कुलर डीएनए था बैक्टीरिया के पास, हमारा डबल हेलिक्स है, डबल हेलिक्स डीएनए के पास हमारा एक हेलिकेज एंजाइम है। एज वी नो, हेलिकेज एंजाइम क्या करता है भाई, जैसे मान लो हमारे पास ये दो डीएनए हैं जुड़े हुए तो उनको तो अलग कर देता है। अब बैक्टीरिया के केस में जैसे दो डीएनए हमारे पास स्टैंड है, इनको अलग कर देता है। बैक्टीरियल डीएनए के पास क्या होता है, क्या स्पेसिफिकेशन से कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता है ना, थोड़ा हिस्सा ब्रेक हुआ और थोड़ा सा डीएनए पॉलीमरेज के प्रेजेंस में उसकी सिंथेसिस दोबारा कंप्लीमेंट्री डीएनए की कॉपी बनने लगी। तो जैसा कि यहाँ पे हमने दिखाया है, यहाँ पे दिखाया है, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। क्लियर? अब क्या हुआ, हमारा सिंगल स्टैंड आ गया, डीएनए पॉलीमरेज के प्रेजेंस में उन्होंने क्या किया, एक डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बना ली। डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बना के बैक्टीरिया ने पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग चालू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, प्रेजेंस ऑफ डीएनए गैरेज टोपोआइसोमरेज। पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग से जो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग हो रही है किसके प्रेजेंस में हो रही है, डीएनए गैरेज या फिर टोपोआइसोमरेज सेकेंड के प्रेजेंस में हो रही है। अब हमने क्या कर दिया, फ्लोरोक्विनोलोन्स को लगा दिया यहाँ पे भाई, फ्लोरोक्विनोलोन्स को लगा दिया। अब ये प्रोसेस आगे का नहीं होगा, ना ही नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा ये इनिशिएशन ऑफ डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स भी नहीं बनेगा। डीएनए मॉलिक्यूल्स नहीं बनेगा तो आगे स्पीसीज अपनी को नहीं चला पाएगी। अब क्या हुआ, यहाँ पे नेगेटिव सुपर कॉइलिंग हो गई। अब मान लो बैक्टीरिया यहाँ तक आ गई, बाई चांस आपकी दवा काम ना करी है, फिर कुछ दिक्कतें आ गई कि भाई डीएनए गैरेज तो बच गया उसका। अब मान लो बैक्टीरिया थोड़ा सा यहाँ पे ग्रोथ कर गई, अब उसने क्या हुआ, डीएनए मॉलिक्यूल्स बनाना चालू कर दिया। अब उस जगह पे जो हमारा टोपोआइसोमरेज है फोर्थ, उसको हम इन्विट कर देंगे। यहाँ पे दो मैकेनिज्म है इसके, ठीक है, एक तो डीएनए गैरेज सेकंड एंड टोपोआइसोमरेज फोर्थ, दोनों जगह इन्विट करने लगा, जिससे हमारी जो बैक्टीरिया है उसका डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, और तो हमारी जो बैक्टीरिया है हमारी वो ग्रोथ नहीं कर पाएगी। वही चाहिए हमें भाई, बैक्टीरिया ग्रोथ ना कर पाए। अल्टीमेटली हमारा पर्पज यही होता है एंटीबायोटिक्स का या फिर फ्लोरोक्विनोलोन्स का। जब हमारी बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाएगी तो बैक्टीरिया किल हो जाएगी और हमारा जो पर्पज है फ्लोरोक्विनोलोन्स का वो सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब जो फ्लोरोक्विनोलोन्स है या फिर क्विनोलोन्स है तो उनका रेजिस्टेंस क्यों कॉज हो जाता है ना। तो कुछ बेसिक मैकेनिज्म थोड़ा प्रयास करेंगे समझने का। जो पहले इसकी मैकेनिज्म है हमारी वो है टोपोआइसोमरेज फोर्थ। टोपोआइसोमरेज फोर्थ रिड्यूस एफिनिटी ऑफ एफक्यू मतलब फ्लोरोक्विनोलोन्स ड्यू टू डिक्रीज परमेबिलिटी। ठीक है, जो टोपोआइसोमरेज फोर्थ है वो परमेबिलिटी को डिक्रीज कर देता है, किसकी, फ्लोरोक्विनोलोन्स की। वो सेल के अंदर बहुत ज्यादा एंटर नहीं कर पाता है, मतलब जो सेल परमेबिलिटी है उसको डिक्रीज करने लगता है टोपोआइसोमरेज फोर्थ, जिसके कारण से जो हमारी फ्लोरोक्विनोलोन्स या फिर क्विनोलोन्स है वो बहुत इफेक्टिव नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये एक आपका मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस। दूसरा आपका है इंक्रीज इफेक्ट्स ऑफ ड्रग, मतलब क्या होता है कि जब हम एंटीबायोटिक देते हैं तो सेल के अंदर जो हमारे हार्मोन्स एंजाइम्स हैं वो ड्रग को बाहर की तरफ फेंकते हैं, इफ्लक्स कर देते हैं।
जब हमारी ड्रग सेल के अंदर एंट्री नहीं कर पाएगी, एंट्री कर पाएगी और उसको बाहर फेंक दिया जाएगा तो अपना एक्शन बहुत अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब देखिए रेजिस्टेंस अगेंस्ट जो आपका फ्लोरोक्विनोलोन्स है वो किसके अगेंस्ट बहुत अच्छा काम करता है, सॉरी, तो जो फ्लोरोक्विनोलोन्स है उसका रेजिस्टेंस किसके अगेंस्ट में होता है, एक तो है आपका साल्मोनेला टाइफी, स्यूडोमोनास, स्टेफिलोकोकाई एंड गोनोकोकाई। ठीक है, इसके अगेंस्ट में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस कॉज होता है। अब हम बात करेंगे फ्लोरोक्विनोलोन्स की क्लासिफिकेशंस की। तो अगर हम क्लासिफिकेशंस की बात करें तो जो क्लासिफिकेशन है का पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। अगर हम फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स की बात करें तो नैलिडिसिक एसिड है। ठीक है, अगर हम सेकंड जनरेशन की बात करें तो हमारे पास है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन एंड नॉरफ्लॉक्सासिन, गॉट इट। अगर थर्ड जनरेशन की बात करें तो हमारे पास है लीवोफ्लॉक्सासिन, अगर हम फोर्थ की बात करें मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। क्लियर, अब हम बात करेंगे एक एक करके। नैलिडिसिक एसिड आपने फ्लोरोक्विनोलोन्स में देख लिया था, हम बात करेंगे सिप्रोफ्लॉक्सासिन की। अब देखिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन का केस क्या है, मोस्ट पोटेंट अगेंस्ट ई कोलाई, ई कोलाई के अगेंस्ट में बहुत अच्छा काम करती है, निसीरिया गोनोरिया के केस में बहुत अच्छा काम करती है एंड एच इन्फ्लुएंजा। इनके तीन के अगेंस्ट में जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन की एक्टिविटी है बहुत ही सिग्निफिकेंट है। अगर हम बात करें फार्माकोकाइनेटिक की सिप्रोफ्लॉक्सासिन की, ओरल एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा है इसका, गुड है, लेकिन अगर आप खाने के साथ लेते हो तो इसका एब्जॉर्प्शन डिले हो जाता है। क्लियर, गुड टिश्यू पेनिट्रेशन, टिश्यू के अंदर पेनिट्रेशन बहुत अच्छा होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है। लाइक आपका लंग्स में बहुत अच्छा कंसंट्रेशन इसका मिलता है, स्पुटम में बहुत अच्छा मिलता है एंड मसल्स में। देखो जब भी किसी ड्रग का कंसंट्रेशन स्पुटम में, लंग्स में या फिर रिस्पायरेटरी रीजन में मिल रहा है तो कहीं ना कहीं वो जो दवाई है वो हमारी रिस्पायरेटरी में इन्फेक्शंस को बचाती है। मतलब ऐसी कोई बीमारी जो रिस्पायरेटरी के केस में है तो उसमें हम यूज या फिर यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे एडवर्स इवेंट ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सासिन। डिजीनेस का केस बहुत दिक्कत आती है इसमें, हेडक, सिरदर्द, एंजाइटी, इंसोम्निया, लॉस ऑफ स्लीप। ठीक है, अर्टिकेरिया मतलब स्किन में रैशेस हो जाना, स्वेलअप हो जाना, स्वेलिंग ऑफ लिप्स की बहुत दिक्कत आती है। उसके बाद कॉर्टिलेज डिक्रीज होने लगता है, मतलब ज्वाइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ जाती है अगर कोई पेशेंट हमारा रेगुलर सिप्रोफ्लॉक्सासिन का यूज करता है। अगर हम बात करें कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, यूटिलिटी क्या है और यूजेस क्या है, तो बहुत अच्छा यूज इसका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको रिप्लेस कर दिया गया है, बहुत अच्छी और दवाइयां हमारे पास पेंसिलिन में आ गई हैं जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन के कंपैरिजन में टॉक्सिसिटी भी कम रखती है और एक्शन भी उनका ज़्यादा है, लेकिन यूज है इसका यूटिलाइज एज ए अगेंस्ट यूटीआई, गोनोरिया, दिस इज ए एसटीडी। ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तीसरा हमारा है सेंक्रोइड इज आल्सो एसटीडी डिजीज। इसमें क्या होता है 500 mg बीडी चलाते हैं फॉर 3 days तक। उसके बाद हम टाइफाइड में, अब देखो जो आपकी सिप्रोफ्लॉक्सासिन है टाइफाइड के केस में आपकी है डीओसी, मतलब ड्रग आप चॉइस या फिर हम बोले फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग। अब फर्स्ट लाइन ड्रग का मतलब होता है कि जैसे कोई रेगुलेटरी बॉडी है एफडीए ने स्पेशली उसी के लिए इसको अप्रूवल दिया है। लाइक टाइफाइड का जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन का केस है वो उसको अप्रूवल मिला हुआ है टाइफाइड के लिए, सिप्रोफ्लॉक्सासिन का अप्रूवल मिला हुआ है टाइफाइड के लिए, इसलिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूटिलाइज एज ए डीओसी फॉर टाइफाइड। क्लियर, 75 mg देते हैं हम फॉर 10 days तक। गायनकोलॉजिकल उंड लाइक आपका सेंक्रोइड में है, सिफिलिस है, गोनोरिया या फिर और कोई दिक्कत है एचआईवी वगैरह में, तो उस केस में भी जो उंड हो जाते हैं उनका यूटिलिटी में यूज करते हैं हम इसको। रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन में बहुत अच्छा काम करती है, जैसा कि आपने काइनेटिक प्रोफाइल में देखा था इसके कि जो इसकी पेनिट्रेशन है वो लंग्स और स्पुटम में बहुत अच्छी है। ठीक है, अगर लंग्स स्पुटम में बहुत अच्छी, इट मीन्स हम रिस्पायरेटरी में इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको प्रेडिक्शन भी लगाना है, अगर प्रेडिक्शन नहीं लगाओगे, आप हाइपोथेटिकल सोचोगे नहीं, एक इमेज नहीं क्रिएट करोगे, तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी। हम बोर्ड में लिख देंगे, आप कॉपी पे उतार लोगे और एग्जाम में लिख दोगे, उसका कोई मतलब नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस इज आल्सो रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें भी यूटिलाइज करते हैं। मेनिंजाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंग्स लेयर इन द ब्रेन। अब देखो अगर मेनिंजाइटिस में यूटिलाइज हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं BBB को क्रॉस कर रही है, ब्लड ब्रेन बैरियर। ऐसी मेडिसिन जो BBB को क्रॉस करेगी वही यूटिलाइज होगी आपकी मेनिंजाइटिस में। अब बात करें कंजक्टिवाइटिस, तो कंजक्टिवाइटिस में भी बहुत ज्यादा यूज हो रही है, लेकिन ये हमारी होगी ओनली ऑप्थेल्मिक। हमारी जो आई ड्रॉप है सिप्रोफ्लॉक्सासिन की वो यूटिलाइज होती है हमारी कंजक्टिवाइटिस में। मूव करते हैं, हमने सिप्रोफ्लॉक्सासिन के बारे में देख लिया, तब बात करेंगे हम नॉरफ्लॉक्सासिन। ठीक है, देखो अगर नॉरफ्लॉक्सासिन की बात करें तो इसमें है लेस पोटेंट देन सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अगर सिप्रोफ्लॉक्सासिन के कंपैरिजन में नॉरफ्लॉक्सासिन है वो थोड़ा सा
कंपोटेंट है, मेनली यूज्ड फॉर जेनाइटल एरिया इन्फेक्शन एंड यूटीआई। जो नॉरफ्लॉक्सासिन का केस है वो सबसे ज़्यादा आजकल जो यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है आपका यूटीआई, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। नेक्स्ट हमारी ड्रग है पीफ्लॉक्सासिन। इट इज़ मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ नॉरफ्लॉक्सासिन, मतलब जो हमारी पीफ्लॉक्सासिन है मिथाइल डेरिवेटिव है किसका, नॉरफ्लॉक्सासिन का। मोर लिपिड सॉल्युबल, अगर मोर लिपिड सॉल्युबल है तो मतलब वो सीएसएफ ब्रेन तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगी, प्लेसेंटा बैरियर को बहुत जल्दी क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। ओरल एब्जॉर्प्शन ऑफ गुड एंड हाईली कंसंट्रेशन सीएसएफ, जैसा कि मैंने आपको यही बताया था ना कि लिपिड सॉल्युबिलिटी, तो लिपिड सॉल्युबल अच्छा है तो इसलिए तो इसका कंसर्न है सीएसएफ एंड ब्रेन में मिल रहा है आपको। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ओफ्लॉक्सासिन। लेस एक्टिव देन सिप्रोफ्लॉक्सासिन अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव। अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो आपका जो ओफ्लॉक्सासिन का केस है वो लेस इफेक्टिव है देन सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। इक्वली और मोर पोटेंट अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव। अगर बैक्टीरिया हमारी ग्राम पॉजिटिव है तो हो सकता है हो जाए या फिर उससे सिप्रोफ्लॉक्सासिन से ज़्यादा ये पोटेंट साबित हो। ओरल बायो अवेलेबिलिटी इज आल्सो गुड, यूज्ड इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ईएनटी इन्फेक्शंस एंड गोनोरिया, ठीक है। इस केस में हम ओफ्लॉक्सासिन को यूज करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं लीवोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। इट इज एक्टिव लीवो आइसोमर। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी, या फिर आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा। लीवो आइसोमर है किसका, लीवोफ्लॉक्सासिन। इट इज एक्टिव लीवो आइसोमर ऑफ ओफ्लॉक्सासिन एंड हैविंग इम्प्रूव एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ओफ्लॉक्सासिन का केस क्या था, जो आपकी ओफ्लॉक्सासिन है उसका लीवोफॉर्म बना दिया। किस लिए बना दिया, कि जो उसकी एक्टिविटी हो थोड़ा सा इंप्रूव हो सके किसके अगेंस्ट में, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव की बैक्टीरिया के केस में, इसलिए उसको ओफ्लॉक्सासिन को लीवोफ्लॉक्सासिन बना दिया, मतलब आइसोमर बना दिया, लीवो आइसोमर। अगर हम इसकी बायो अवेलेबिलिटी की बात करें तो 98% नियरली होता है। थोड़ा जो लीवोफ्लॉक्सासिन का केस है हमेशा से कॉन्ट्रोवर्शियल है, बहुत सारी बुक्स में आपको यहाँ पे 100% मिलेगा, लेकिन ओरल के केस में किसी भी ड्रग का जो बायो अवेलेबिलिटी है अगर 100% है तो थोड़ा सा वो क्वेश्चनेबल है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 98% नियरली, मगर मोस्ट ऑफ दी बुक्स में लिटरेचर में आपको 100% ही यहाँ पे मिलेगा। अगर बात करें मॉक्सीफ्लॉक्सासिन की, तो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन हमारा क्या है, लॉन्ग एक्टिंग फ्लोरोक्विनोलोन्स, ठीक है। इसका टीआर बहुत ज्यादा है, मोस्ट पोटेंट अगेंस्ट टीबी। जो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है वो आपकी सेकेंड लाइन ड्रग है किसकी, टीबी की। जैसे टीबी में आपकी फर्स्ट लाइन क्या थी, पैराजिनामाइड, रिफॉर्मसिन, इथाम्बुटाल, आइसोनियाजिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो उसी तरह सेकेंड लाइन ड्रग आपकी मॉक्सीफ्लॉक्सासिन भी यूज होती है ट्यूबरक्लोसिस में। मेनली यूज्ड फॉर निमोनिया, निमोनिया के केस में यूज करते हैं, ब्रोंकाइटिस, ओटाइटिस मतलब कान की सूजन, एंड ऑप्थेल्मिक इन्फेक्शंस में ओफ्लॉक्सासिन का हम जो ड्रॉप है ऑप्थेल्मिक में यूज करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।